नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मयूर नोवेल्स एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम क्रिया की बात कर रहे थे और इससे पूर्व हमने एक जो क्लास आपने पढ़ा है उसमें हमने क्रिया की परिभाषा और उसके साथ में क्रिया के जो मोटे तौर पर क्रिया के 3 भेद होते हैं उसमें से हमने कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेदों की अच्छी तरह से बात कर दी है, जिसमें हमने कर्म के आधार पर जो क्रिया के 2 भेद होते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में हमने परिभाषा और उनके उदाहरणों के माध्यम से हमने समझ लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मोटे तौर पर क्रिया के जो 2 भेद, क्या हम कह सकते हैं 3 भेद होते हैं, उसमें से हमने कर्म के आधार पर पढ़ लिया है और दूसरे नंबर पर जो है हमारा भेद उसको आज हम पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पर जो भेद है जिसका नाम आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, प्रयोग या संरचना के आधार पर। किसके आधार पर विद्यार्थियों? प्रयोग या संरचना के आधार पर। आज हम अध्ययन करेंगे प्रयोग या संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं। प्रयोग या संरचना के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को पढ़ लिया है। इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा था? कर्म के आधार पर, जिसमें हमने सकर्मक और अकर्मक की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ज्यादा तो नहीं है, 8 ही हैं, तो अच्छी तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले हम इनको नाम से देखते हैं कि 8 भेद है जो कौन से हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला जो है बिल्कुल सिंपल है, सामान्य क्रिया। पहला कौन सा भेद है? सामान्य क्रिया। पहला जो भेद है प्रयोग या संरचना के आधार पर, उसमें से हमने पढ़ा है पहला सामान्य क्रिया। उसके बाद में नंबर 2 है संयुक्त क्रिया। नंबर 2 पर हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया की। नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 3 पे हम क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? पूर्वकालिक क्रिया। और नंबर 4 पर हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की। किसकी करेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया की हम बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद और चौथा भेद कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया। 5 नंबर पर हम बात करेंगे नाम धातु क्रिया की। किसकी करेंगे? नाम धातु क्रिया की बात करेंगे। नाम धातु क्रिया। उसके बाद में 6 नंबर पर हम बात करने जाएंगे, उसमें जो है कृदंत क्रिया की। किसकी करेंगे विद्यार्थियों? कृदंत क्रिया की बात करेंगे। और 7 नंबर पर जो है हम बात करेंगे, उसमें हमारे रहेगा, कौन सी रहेगी विद्यार्थियों? उसमें रहेगी हमारे सजातीय क्रिया। कौन सी रहेगी? सजातीय क्रिया। और अंतिम जो है 8वां भेद, वो है सहायक क्रिया। कौन सी है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, सभी ध्यान दीजिएगा, हमने बात की है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद की। प्रयोग या संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। तो विद्यार्थियों, बिल्कुल ज्यादा भेद देकर के डरने की आवश्यकता नहीं है। 8 भेद बिल्कुल सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और 5वां रहेगा नाम धातु क्रिया, छठा है कृदंत क्रिया और 7वां है सजातीय क्रिया और 8वां रहेगा सहायक क्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक एक जो है क्रिया को देखते हैं और उसके उदाहरण के माध्यम से और उनकी परिभाषा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जो हैं बिल्कुल क्लास को अच्छी तरह से ध्यान से देखें, तो अवश्य ही आपको क्रिया के ये सारे भेद जो हैं अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, सभी ध्यान दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अवश्य ही समझ में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसमें जो है प्रयोग या संरचना के आधार पर जो पहला भेद है कौन सा है? अभी हमने चर्चा की थी सामान्य क्रिया। पहले हम क्या पढ़ेंगे? सामान्य क्रिया की बात करेंगे कि सामान्य क्रिया जो है वो किसे कहते हैं। तो देखिए सभी, सामान्य क्रिया क्या होती हैं? सामान्य क्रिया के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। नंबर 1 देखिए सभी, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया नाम से स्पष्ट है। कौन सी क्रिया?
सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, ऐसी स्थिति में वो क्रिया कौन सी कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। जब किसी वाक्य के अंदर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, ऐसी स्थिति में वो क्रिया कौन सी होती है? सामान्य क्रिया होती है। चलिए परिभाषा देखते हैं। जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे ध्यान दीजिएगा, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य के अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा? एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि जिस क्रिया के अंदर, जिस वाक्य के अंदर एक ही क्रिया आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। राम पढ़ता है, इसमें कितनी क्रियाएं हैं? राम तो पढ़ने वाला है, तो ये क्या हो गया? ये तो करता है। जो क्रिया को करता है ना उसको कर्ता बोलते हैं। जो कार्य को करने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो ये पढ़ने वाला कौन है? यहाँ पर राम है। राम किसी क्रिया को कर रहा है, तो ये देखो राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। मैंने बताया था ना क्रिया क्या होती है? शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये पढ़ना क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि जब किसी वाक्य के अंदर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है सामान्य क्रिया कहते हैं। तो इस वाक्य के अंदर एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्या क्रिया का प्रयोग हुआ है? पढ़ना। अब देखिए इसके अलावा भी उदाहरण हम ले सकते हैं। दूसरा, राम या रमेश खेलता है। रमेश खेलता है। यहां पर जो रमेश है वो क्या कार्य कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। तो खेलना क्रिया हो गई। और जो खेल कौन रहा है? रमेश। रमेश क्या होगा? कर्ता होगा। जब किसी वाक्य के अंदर कोई कार्य किया जाता है जिस किसी व्यक्ति के द्वारा, तो क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो रमेश यहाँ पर कार्य को करने वाला कर्ता है और खेलना क्या है? खेलना क्रिया है। तो जिस वाक्य के अंदर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। उसके अलावा भी हम उदाहरण ले सकते हैं विद्यार्थियों। जैसे मोहन दौड़ता है। मोहन दौड़ता है। मोहन दौड़ता है। यहां पर देखिए कार्य को करने वाला तो मोहन है। मोहन क्या कार्य कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ता है यहाँ पर जो शब्द आया है, यहाँ पर ये क्रिया है। जिस वाक्य के अंदर एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है, ऐसी स्थिति में हम जो है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे हम जो है सामान्य क्रिया कहते हैं। इसके बाद में जो हमारा दूसरा भेद है वो कौन सा है? आप सबको पता होगा विद्यार्थियों। इसके बाद में जो है दूसरे भेद की बात हम कर रहे हैं। सामान्य क्रिया हो गई। उसके बाद में अगला हमने पढ़ा था संयुक्त क्रिया। सामान्य के बाद में हमने क्या पढ़ा है? संयुक्त क्रिया पढ़ा है। तो सभी विद्यार्थी संयुक्त क्रिया की परिभाषा देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल सरल है, नाम से ही स्पष्ट है विद्यार्थियों। दूसरी क्रिया कौन सी है? संयुक्त क्रिया। कौन सी है विद्यार्थियों? संयुक्त क्रिया। नंबर 2 पर है संयुक्त क्रिया। नाम से ही लग रहा है संयुक्त। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जब दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से जो क्रिया बनती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक। तो प्यारे विद्यार्थियों परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। पहले परिभाषा देखते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास भी करेंगे। जो क्रियाएं
या जो क्रिया दो या दो से अधिक, जो क्रिया दो या दो से अधिक, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक शब्द है, क्या है? भिन्नार्थक। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? भिन्न धन अर्थक। भिन्न का मतलब अलग अलग अर्थ जिसके हो। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के योग से या क्रियाओं के मेल से, मेल भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं, क्रियाओं के मेल से बनती हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए सभी, एक उदाहरण है उसके माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम जयपुर जाते रहते हैं, यहां पर आप देखिए हम जयपुर जाते रहते हैं, जाते रहते शब्द आया है ना, यहां जाना और रहना दो क्रियाओं के मेल से एक ही कार्य संपन्न हो रहा है। हम जयपुर जाते रहते हैं, यहां पर ये जाना और रहना जो है ना, ये कैसी क्रिया है? ये संयुक्त क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग जो हैं क्रियाओं के मेल से कार्य तो एक ही संपन्न हो रहा है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली, अलग अलग अर्थ जिसके हो, ऐसी क्रियाओं के मेल से बनती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जाते रहते हैं। उसी प्रकार से हम जो हैं एक उदाहरण और देखते हैं। मोहन पढ़ता रहता है, मोहन पढ़ता रहता है, मोहन पढ़ता रहता है, घनश्याम खेलता रहता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ, यहाँ पर देखिए पढ़ना और रहना दो अलग अलग क्रियाओं से कार्य तो एक ही संपन्न हो रहा है, पढ़ना, लेकिन ऐसी क्रिया जो दो अलग अलग अर्थों वाली क्रियाओं के मेल से बनती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो दो अलग अलग भिन्नार्थक शब्दों के, भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये संयुक्त क्रिया जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कहने का अर्थ यह है कि जो क्रिया दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनती हैं, उन्हीं को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए इसके बाद में तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा भेद हमने लिखा था पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा लिखा विद्यार्थियों? पूर्वकालिक क्रिया। बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है, सारी क्रियाएं है ना, आपके नाम से ही उनमें सारी परिभाषा निकल जाती है। ज्यादा भेद देख करके विद्यार्थियों को घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई ज्यादा भेद देख करके कैसे परिभाषा याद होगी, कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा। तीसरा जो भेद है हमारा यहाँ पर कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया नाम से स्पष्ट है, पूर्वकालिक। जब किसी वाक्य के अंदर या वे क्रियाएं जो दो, या हम कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो और उनमें से दूसरी एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होती है, और जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो विद्यार्थियों, कहने का अर्थ यह है कि जब किसी वाक्य के अंदर, जब किसी वाक्य के अंदर, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, कितनी? दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा
तथा उनमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे आप सभी विद्यार्थी। परिभाषा को देख करके हमने लिखा है जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो और या हम कह सकते हैं तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, और जो पहले संपन्न हुई है ना क्रिया, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं आ जाए और दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया पहले अगर संपन्न होती है, उसी को पूर्वकालिक कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं विद्यार्थियों, आपको अवश्य ही समझ में आएगा। देखिए सभी, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रिया पढ़कर सो गई। प्रिया पढ़कर सो गई। यहां पर आप देखिए सभी, यहां पर जो है एक क्रिया पहले संपन्न हुई है। सोने से पहले कौन सी क्रिया संपन्न हुई है? यहाँ प्रिया जो है शब्द, इसने प्रिया जो है ये करता है, तो कहने का अर्थ ये है इसने सबसे पहले सोने से पहले कौन सा कार्य किया? इसने सोने से पहले ये पढ़ी है, तो पढ़कर के सो गई। पहले ये सोने से पहले इसने काम कौन सा किया है? पढ़कर किया है। तो पढ़कर ये क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया कहलाएगी विद्यार्थियों? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसने सोने से पहले कौन सा कार्य किया है? पढ़ना। यानी जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई है, ये दो क्रियाएं प्रयुक्त हो गई, सोना और पढ़ना, और सोने से पहले इसने एक क्रिया संपन्न कर ली। तो ये जो पहले जो संपन्न होती है ना क्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में दो क्रियाएं आ जाए और दोनों में से लास्ट वाली जो क्रिया है, अंतिम क्रिया, उससे पहले एक क्रिया संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक उदाहरण और देखता हूं। बच्चा रोते रोते सो गया। बच्चा जो है क्या करते सो गया? बच्चा रोते रोते सो गया। ध्यान रखना विद्यार्थियों, बच्चा रोते रोते सो गया। देखिए सभी, बच्चे ने सोने से पहले कौन सा कार्य किया? रोना किया। तो यहाँ पर जो ये क्रिया, दो क्रिया आई है, एक सोना एक रोना। रोते रोते का मतलब होता है यहाँ रोना। तो बच्चा ये करता है कार्य को करने वाला, और क्रियाएं दो आई हैं। तो ये सोने से पहले बच्चे ने रोना, मतलब रोना भी क्रिया हुई है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो रोना है, ये क्रिया कौन सी कहलाएगी? ये क्रिया होगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं आ जाए और लास्ट अंतिम जो क्रिया है उससे पूर्व एक पहले जो संपन्न हुई है क्रिया, सबसे पहले संपन्न हुई क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, और दूसरी क्रिया होती है वो तो अंतिम में है, उससे पहले संपन्न होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है विद्यार्थियों कि आज हमने जो है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों भेदों को पढ़ा है। एक चौथा भेद अभी और पढ़ लेते हैं। तो चौथा भेद हमारा कौन सा रहेगा? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा है विद्यार्थियों? चौथा भेद जो है बिल्कुल सरल है भेद सभी। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका उससे ही सारे भेद आज समझ में आ जाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, चौथा भेद कौन सा है? इससे पूर्व भी हमने जो है कुछ क्लासों में अध्ययन किया है। तो कहने का अर्थ ये है, अभी हम जो है पढ़ रहे हैं इसका चौथा भेद। प्रयोग के आधार पर चौथा भेद कौन सा है? इससे पूर्व हमने कितने पढ़े? 3 भेद पढ़ चुके हैं। पहला सामान्य क्रिया पढ़ी, फिर संयुक्त क्रिया पढ़ी, फिर पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी, और अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं।
प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों? चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रियाएं। कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रियाएं। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके नाम से विद्यार्थियों स्पष्ट है। प्रेरणार्थक वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उससे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उससे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे। ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करता है, तो उसे ही है जो हम क्या कह सकते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता कार्य को करने वाला स्वयं, मैं अगर यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं ना पढ़ाकर किसी और को भेजूं, तो वो कैसी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक। मतलब एक माँ होती है, वो बच्ची को कहती है कि तुम खाना बनाओ, तो कहने का अर्थ यह है कि माँ उसको प्रेरणा दे रही है, उसको प्रेरित कर रही है खाना बनाने के लिए। माँ स्वयं कार्य न करके अपनी बेटी को कह रही है कि खाना बनाइए। तो कहने का अर्थ यह है कि जब किसी वाक्य के अंदर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से विद्यार्थियों स्पष्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। तो एक बार उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अनुष्का नौकर से नाश्ता मंगाती है। अनुष्का नौकर से नाश्ता मंगवाती है। अब देखिए यहाँ कार्य को करने वाला कर्ता जो है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, अनुष्का स्वयं कार्य नहीं कर रही है, बल्कि वो कार्य करने के लिए किसको प्रेरित कर रही है? नौकर को कर रही है। नौकर से क्या मंगवा रही है? नाश्ता मंगवा रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब किसी वाक्य के अंदर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो ऐसी स्थिति में हम उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसी के माध्यम से एक उदाहरण और समझते हैं विद्यार्थियों। जैसे सीता सबाना से गृह कार्य करवाती हैं। सीता जो है वो किससे गृह कार्य करवा रही है? सबाना से करवा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि सीता जो है वो काम ना करके वो किससे काम करवा रही है? सबाना से करवा रही है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं कार्य न करके और किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं वो कैसी क्रियाएं होगी? प्रेरणार्थक क्रियाएं होगी। जैसे माँ बेटी से भोजन बनवाती हैं। माँ बेटी से भोजन बनवाती हैं। माँ जो है वो किससे भोजन बनवा रही है? बेटी को कह रही है आप भोजन बनाओ। तो माँ स्वयं कार्य ना करके किससे करवा रही है? हम कह सकते हैं बेटी से करवा रही। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को करने के लिए जो है प्रेरित करे, तो ऐसी क्रियाओं को ये बनवाती हैं, करवाती हैं, मंगवाती हैं। ऐसी क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाएगी विद्यार्थियों? ये सारी क्रियाएं जो हैं क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपके प्रेरणार्थक क्रियाएं। एक उदाहरण और लेते हैं विद्यार्थियों। जैसे यहाँ पर हमने काफी उदाहरणों के माध्यम से समझने का काम किया है, इसी के माध्यम से हम एक उदाहरण और ले सकते हैं विद्यार्थियों। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर
घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम नाई से बाल कटवाता है, घनश्याम नाई से बाल कटवाता है। अब यहां पर जो है घनश्याम कार्य किससे करवा रहा है? नाई से करवा रहा है, स्वयं काम न करके, बल्कि वो किससे करवा रहा है? नाई से अपने बाल को कटवा रहा है, बालों को कटवा रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ विद्यार्थियों कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वे क्रियाएं कैसी होती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः दोहरान करता हूं। आज हमने 4 प्रकार की क्रियाएं पढ़ी हैं। उसमें से हमने सर्वप्रथम ये देखा था सामान्य क्रिया, जिसमें जो है एक क्रिया का प्रयोग होता है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। उसके बाद में हमने संयुक्त क्रिया पढ़ी। कौन सी पढ़ी विद्यार्थियों? उसके बाद में हमने संयुक्त क्रिया पढ़ी। संयुक्त क्रिया के अंदर हमने ये पढ़ा कि जब किसी वाक्य के अंदर दो अलग अलग भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से जो क्रिया बनती हैं, उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और तीसरे नंबर पर हमने जो क्रिया पढ़ी थी, उसमें विद्यार्थी हमने ये पढ़ा था कि पूर्वकालिक क्रिया जो होती हैं, जब किसी वाक्य के अंदर 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, जो पहले संपन्न होती है क्रियाएं, उन्हें हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में हमने अभी चौथा वेद जो भी पढ़ा है, इसमें हमने ये पढ़ा है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके किसी और को, हम कह सकते हैं कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाने के लिए उसको प्रेरित करता है, ऐसी क्रियाओं को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों भेद प्रयोग और संरचना के आधार पर 8 भेद हैं, उनमें से हमने आज चारों भेदों को पढ़ा है और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम मिलते हैं अगली क्लास में।